दोस्तों, आजकल इंटरनेशनल न्यूज़ में आप जियोपॉलिटिक्स शब्द अक्सर सुनते रहते होंगे। इसका एक मेन कारण है यूक्रेन पे रशियन इन्वेजन के बाद चल रहे युद्ध। रशियन एग्रेशन के चलते इसी जियोपॉलिटिक्स में आज एक्सपर्ट्स द्वारा कई शिफ्ट्स पॉइंट आउट किए जा रहे हैं। जहां इस क्राइसिस ने यूएस और उसके यूरोपियन और पैसिफिक अलाइज को रशिया के अगेंस्ट एकजुट करने का काम किया है, वहीं चाइना और इंडिया जैसे न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करने वाले स्टेट्स के साथ वेस्टर्न कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस टेंस होते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया और चाइना को करीब लाके इस क्राइसिस ने अमेरिकन अलायंस सिस्टम को काफ़ी प्रेशर में डाल दिया है। इस बदलते जियोपॉलिटिक्स को देख एक सवाल पैदा होता है कि स्टेट्स के बीच दोस्ती या दुश्मनी आखिर कितनी परमानेंट होती है और क्या ये रिलेशंस सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे ही बेस्ड हैं। आज इस वीडियो में हम इसी सवाल पे चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस बदलते मौसम में इंडिया का क्या रोल है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, ईद के खास अवसर पर आपको स्टडी आईक्यू पे मिलने जा रही है फ्लैश सेल। इस सेल का लाभ उठाने के लिए आपको सिंपली जाना है स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे और यूज करना है कूपन कोड आदर्श फ्लैश, और उसके बाद आपको यूपीएससी सीएसई प्री प्लस मेंस का कोर्स 20,000 की जगह 9,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सेम डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी। दोस्तों, ये सेल अवेलेबल है 30 अप्रैल 2022 तक। तो अब किसका वेट कर रहे हैं आप? यूज करिए आदर्श फ्लैश कूपन कोड को और मजबूत करिए अपनी यूपीएससी की तैयारी को स्टडी आईक्यू के साथ, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पे। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। इंटरनेशनल रिलेशंस में जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा अप्रोच है जिसे पावर पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसीज को जियोग्राफी के थ्रू समझा जाता है। किसी भी देश का दूसरे देशों से संबंध उसके जियोग्राफिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सी एक्सिस, डेमोग्राफी या नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये फैक्टर्स इतने फंडामेंटल हैं कि अक्सर जियोपॉलिटिक्स को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। तो जब बात स्टेट्स के बीच रिलेशंस की आती है तो हम अक्सर इन्हें दोस्ती या दुश्मनी के नज़रिए से देखते हैं। लेकिन 1850 से 1860 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहने वाले जॉन हेनरी टेम्पल ने यह कहा था, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। ये स्टेटमेंट आज दुनिया के सारे देशों के लिए उनके संबंधों का एक मुख्य आधार बन चुका है। इसका मतलब यह है कि हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाता है और उसके इन इंटरेस्ट के हिसाब से ही उसकी दोस्ती या दुश्मनी बदलती रहती है। लगभग सारे वर्ल्ड लीडर्स अपनी पॉलिसीज या एक्शंस को इसी नेशनल इंटरेस्ट के लेंस से जस्टिफाई करते हैं और इसी नेशनल इंटरेस्ट के चलते वर्ल्ड पावर्स हर वक्त एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करते रहते हैं। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी के मुताबिक स्टेट्स अपने सर्वाइवल को कायम रखने के लिए इसी कोशिश में रहते हैं कि कोई और स्टेट अपने आप को मिलिटरीली इतना पावरफुल ना बना ले कि वो बाकी स्टेट्स के लिए खतरा बन जाए। अगर ऐसा होता है तो बाकी स्टेट्स कोएलिशंस या अलायंसेस फॉर्म करके उस एक स्टेट के हेजेमनी को चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए बदलते अलायंसेस जियोपॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वैसे तो ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए वर्ल्ड वॉर्स एक अच्छी शुरुआत है। दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियनिक वॉर्स के बाद 19th सेंचुरी में यूरोप के मेजर पावर्स अपने आप में एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर रहे थे। इसे कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप भी कहा जाता था। इस सिस्टम के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स को लोकली मैनेज किया जाता था, जिससे वो कोई मेजर क्राइसिस में बदलने से पहले रोक दिए जाते थे। लेकिन मिड 1800 में बढ़ते हुए इंपीरियल इंटरेस्ट, गवर्नमेंट चेंजेस, कई रिवॉल्यूशंस और जर्मनी, इटली और बाकी राज्यों में उभरते नेशनलिस्ट मूवमेंट यूरोपियन राइवलरीज और टेंशंस को बढ़ावा दे रहे थे। इसका इम्पैक्ट हमें लेट 19th सेंचुरी में दिखा, जब यूरोपियन लीडर्स रेगुलर बेसिस पे अलायंसेस बनाने और तोड़ने लगे। इस अलायंस सिस्टम का श्रेय अक्सर जर्मन चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है, जिनकी लीडरशिप में जर्मन स्टेट्स यूनिफिकेशन की ओर बढ़ने लगे। इसका अंजाम था 1870 का फ्रांको प्रशियन वॉर। इस वॉर में फ्रांस की हार हुई और जर्मन स्टेट्स के यूनिफिकेशन से जर्मन एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ। इसके बाद जर्मन गेंस को सिक्योर करने और यूरोप में उसका दबदबा बनाए रखने के लिए ओटो वॉन बिस्मार्क दोबारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप को रिवाइव करने लगे। इस रिवाइटलाइज कंसर्ट में ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, इटली, रशिया, ब्रिटेन और जर्मनी शामिल थे। ये एक रिलेटिवली स्टेबल पीरियड था जहां कई अलायंसेस फॉर्म हुए।
जैसे जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच 1879 का ड्यूअल अलायंस, फ्रांस और रशिया के बीच 1894 का फ्रांको रशियन अलायंस और 1907 में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के बीच ट्रिपल एंटेंटे। लेकिन इन अलायंसेस की एक खासियत थी कि वो अक्सर सीक्रेटली किए जाते थे। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि कुछ गवर्नमेंट्स अपने अलायंस पार्टनर से छुप के नेगोशिएशंस करते थे। जैसे बिस्मार्क ने अपने मेजर एलाई ऑस्ट्रिया हंगरी को बिना बताए रशिया के साथ 1887 में एक ट्रीटी साइन की थी। कुछ अलायंसेस में सीक्रेट क्लॉजेस भी होते थे जिन्हें पब्लिक नहीं किया जाता था, जिसके चलते देशों के बीच सस्पेशन और टेंशन का माहौल अक्सर देखा जाता था। खैर, इस बदलते अलायंस और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के बीच यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड वॉर 1 देखती है, जिसके अंत में जर्मनी को इस वॉर का मेन एग्रेसर बताया गया और उस पर कड़ी पेनाल्टीज लगा दी जाती हैं। एक ह्यूमिलेटेड और वॉर रेपरेशन से तंग आ चुकी जर्मनी ने फिर यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट का प्लान शुरू किया। 1939 में जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया गया, जिसका सीक्रेट एग्रीमेंट ये था कि ईस्टर्न यूरोप को 2 स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बांटा जाएगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू होते ही दोनों पावर्स में राइवलरी दिखाई देने लगी और वो 2 कैंप्स में बढ़ गए। एक तरफ थे अलाइड पावर्स, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली और जापान। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए स्टेट्स अपनी स्ट्रेटजीज बदलते रहते हैं। पर्ल हार्बर अटैक के बाद जब अमेरिका ने इस युद्ध में शामिल होकर जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए, उस दिन से एक नए दौर की शुरुआत हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और उस समय का सोवियत यूनियन 2 डिस्टिंक्ट और अपोजिंग कैंप्स के तौर पे उभरे और कोल्ड वॉर पीरियड में अपने बीच बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखा। लगभग 3 दशक तक वर्ल्ड ऑर्डर में इन दोनों हेजेमन्स का दबदबा था। दोनों एक दूसरे के साथ अलाइज के जरिए प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहे थे। उधर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे इंपीरियल यूरोपियन पावर्स अफ्रीकन और एशियन देशों के साथ कोऑपरेशन और पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्व होने लगे, जबकि ये देश एक टाइम पे उनके कॉलोनीज हुआ करते थे। उसी तरह जर्मनी और जापान, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप के साथ लड़ रहे थे, वॉर के बाद उनके अलाइज बनके कम्युनिस्ट चाइना और रशिया के खिलाफ अपने फॉरेन पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने लगे। इंडिया की बात करें तो जहां आज़ादी के बाद उसने किसी भी पावर ब्लॉक में शामिल होने के बजाय एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया, वहीं आज एक मल्टी पोलर वर्ल्ड में इंडिया आज खुद एक पोल बन चुका है। जियोपॉलिटिक्स में इन बदलते अलायंसेस और सिचुएशंस के बारे में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वेंट ये कहते हैं कि वैसे तो अलाइज एक दूसरे के साथ बेसिक दोस्ती निभाते हैं, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये रिलेशंस परमानेंट होंगे। आने वाले पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में इस बात की सच्चाई साफ देखी गई। जब सोवियत यूनियन के कोलैप्स के साथ कोल्ड वॉर पीरियड खत्म हुआ तो यूएसए अकेला सुपर पावर बन के रह गया और सालों से उसने अपनी हेजेमनी को बरकरार रखा। लेकिन बुश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अफगानिस्तान और इराक पे छेड़ा गया वॉर और मिडिल ईस्ट से लेकर लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में इंटरफेरेंस के चलते उसके लिबरल डेमोक्रेटिक आइडल्स पे सवाल उठाए गए। अमेरिका के बारे में ये कहा जाने लगा कि वो एक रिलेक्टेंट और अनट्रस्टवर्दी अलाई है। ऐसा कई बार हुआ है कि अमेरिका ने जिन ग्रुप्स को सपोर्ट किया उन्हीं से उसने मुंह मोड़ लिया। जैसे कुर्दिश ग्रुप YPG ISIS के अगेंस्ट अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट अलाई था, लेकिन जब फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया टर्किश बॉर्डर से यूएस ट्रूप्स को विड्रॉ करने का फैसला किया तो उसने कुर्द्स को टर्की के अटैक के सामने अकेला छोड़ दिया। वियतनाम से अफगानिस्तान तक यूएसए की कहानी लगभग एक जैसी है। उसने कई देशों को अपने फॉरेन पॉलिसी एक्सपेरिमेंट्स की तरह यूज कर उन्हें अबेंडन कर दिया। यूएस के साथ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के संबंध भी अनस्टेबल रहे हैं और अपने इंटरेस्ट को देख पाकिस्तान ने भी फ्रेंडशिप और एनिमिटी चूज करने में कभी संकोच नहीं किया। जब इंडिया सोवियत यूनियन की तरफ झुकने लगा तब पाकिस्तान एशिया में यूएस स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन का हिस्सा बन गया। लेकिन टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान का 2 फेस्ड नेचर यूएस के लिए भारी पड़ने लगा और दोनों देशों में बढ़ते टेंशन एक राइजिंग चाइना के लिए एडवांटेज बन गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके इलेक्ट्रिसिटी, फाइटर जेट्स और कोविड वैक्सीन्स, चाइना पे पाकिस्तान की डिपेंडेंस बढ़ती ही गई। लेकिन बाकी एशियन इकोनॉमीज की तरह जिन्होंने चाइना को अपने कंट्रीज में एक्सेस दिया, पाकिस्तान भी आज चाइनीज डेट के तले दबता जा रहा है। अपने इकोनॉमिक माइट के दम पे चाइना का राइज यूएस के लिए एक चैलेंज बन चुका है।
जिसका प्रमुख कारण एशियन कंट्रीज का बदलते समय के साथ अपने अलायंसेस को बदलना है। एशियन इकोनॉमीज आज यूएस शैडो से बाहर आकर चाइना के साथ क्लोजर टाइज बनाती हुई नजर आती हैं। चाइना की खासियत यह है कि बिना किसी ट्रेडिशनल अलाइज के चाइना अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स मीट करता आया है, और यही एक वजह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए उसका सुपर पावर पोजीशन हासिल करना इतना सरप्राइजिंग रहा। लेकिन उसके एग्रेसिव नेबरहुड पॉलिसी ने कई स्टेट्स को फिर से यूएस के साथ कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करने पे मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने बात करी चाइना और यूएसए की। चलिए अब हम इंडिया के जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री पे भी एक नजर डालते हैं। पिछले 7 दशक से इंडिया ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेंजेस के रिस्पॉन्स में अपने बायलैटरल रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करता आया है। 1947 तक ब्रिटेन की कॉलोनी होने की वजह से इंडिया की खुद की कोई डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी नहीं थी। आज़ादी के बाद कोल्ड वॉर के दलदल से बचने के लिए उसने एक नॉन अलाइनमेंट अप्रोच फॉलो किया। लेकिन 1962 में चाइना के साथ युद्ध के समय उसे यूनाइटेड स्टेट्स से मदद लेनी पड़ी, और इस क्राइसिस ने उसे ये रियलाइज़ करवाया कि उसके ब्रॉडर एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए उसे साउथ एशिया का हेजेमन बनना पड़ेगा। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट जैसे डिफेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करने लगा और एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करता गया। 1970s के बांग्लादेश क्राइसिस ने इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट रीजनल पावर के तौर पे सामने रखा। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडिया ने अमेरिका से मिलने वाले थ्रेट्स के बावजूद बांग्लादेश की आज़ादी को सपोर्ट किया। उस समय अमेरिका पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट अलाई हुआ करता था। अपने खिलाफ यूएस चाइना अलायंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया ने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की। बांग्लादेश के सपोर्ट में लड़ी गई इस जंग में इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर साउथ एशिया में एक नया स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट पैदा किया। 1974 में खुद के इंटरेस्ट को असर्ट करते हुए इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। 1980s में श्रीलंकन सिविल वॉर के दौरान साइन किया गया इंडो श्रीलंका एकॉर्ड और उसके पीस कीपिंग ऑपरेशंस की वजह से इंडिया को काफ़ी इंटरनेशनल अप्रूवल मिला। उसी दौरान कल्चरल एक्सचेंज, साइंटिफिक कोऑपरेशन और ट्रेड के चलते अमेरिका के साथ उसके संबंध सुधरने लगे। 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद इंडिया को अपने फॉरेन रिलेशंस में कई एडजस्टमेंट्स लाने पड़े। वो अब तक के निगलेक्टेड रीजन्स जैसे वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बढ़ाने लगा। इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी, न्यूक्लियर और डिफेंस स्पेंडिंग और स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने उसको साउथ एशियन रीजन का एक फेवर्ड पार्टनर बना दिया। इंडिया ने 21st सेंचुरी की शुरुआत यूएस और मिडिल ईस्ट के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, चाइना के साथ बेहतर रिलेशंस और पाकिस्तान के साथ डायलॉग सुधारने से की। ऐसे समय पे जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे ट्रेड, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल रिसेशन को लेकर विवाद चल रहे थे, तब इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करते हुए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक्सप्लोर किया। आने वाले समय में नए फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस के साथ साथ इंडिया अपने प्रायोरिटीज और रिलेशनशिप्स को एडजस्ट करता आया है। चाइना के बढ़ते डोमिनेंस को देख इंडिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान, सेंट्रल एशिया और बे ऑफ बंगाल रीजन में अपने इंटरेस्ट पे फोकस कर रहा है। आज रशिया के डिसरप्शंस की वजह से इंडिया के सामने एक नया चैलेंज आ खड़ा हुआ है। इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड रशिया के साथ उसके दोस्ती के इतिहास पे ही नहीं बल्कि उसके डिफेंस डिपेंडेंस पे भी बेस्ड है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रशिया के साथ अपने टाइज को रिकन्फिगर करना चाहिए। अगर आज न्यू दिल्ली मॉस्को पे इतनी डिपेंडेंट ना होती तो शायद उसका रिस्पॉन्स भी अलग होता। इसलिए ये हिस्टोरिक फ्रेंडशिप के साथ साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का भी सवाल है। मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स के बदलते हुए नेचर की वजह से इसके एंड रिजल्ट को कभी भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। चल रहे वॉर्स, इकोनॉमिक डिसऑर्डर्स, क्लाइमेट कंसर्न्स और ट्रेड प्रॉब्लम्स के बीच फंसे स्टेट्स परमानेंट दोस्ती या दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी स्टेट को चेंजिंग इंटरनेशनल सिनेरियो में केयरफुली नेविगेट करना होगा। ऐसा वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हुए कर सकता है। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस जहां पर हमने डिस्कस किया कि कैसे जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, होते हैं तो सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। आपका सवाल है, इन द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स डिस्कस हाउ इंडिया कैन सिक्योर इट्स इंटरेस्ट।
एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।